हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हिस्ट्री सीरीज़ में ये हमारी क्लास नंबर 43 है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक बैकग्राउंड बताया था कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किसने की। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक सिविल सर्वेंट रिटायर्ड ऑफिसर थे, ठीक है, ये क्या है, रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आईएनसी का गठन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सवाल आ सकता है कब, 1885 में। पैन इंडिया प्लेटफॉर्म था, यानी संपूर्ण भारत में एक तरह से ये स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया पूरे भारत के लिए। नेम किसने दिया इसको, दादा भाई नेहरूजी ने। ये भी बात याद रखना है, दादा भाई नेहरूजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम दिया। नेशनलिस्ट लीडर थ्योरी, इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मानते। जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसमें क्या है, स्टीम से वो जो वॉल्व होता है वो क्या है, जो स्टीम होती है बाहर निकलती है। तो सेम यहाँ पर भी इस तरह से इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी बोला जाता है। तो ये जो थ्योरी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बोला, ये एक तरह से फ्लॉप बोली जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलेंगे बताएंगे कैसे फ्लॉप बोली जाती है। आईएनसी वर्क एज अ सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। जैसे हमने बताया प्रेशर कुकर में जो सीटी लगी रहती है, तो उसकी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्य करता था। गवर्नर जनरल उस टाइम डफरिन थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब देखो ध्यान से सुनना, इसे मिथ भी बोलते हैं, रियलिटी भी बोलते हैं। रियलिटी के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो यहाँ देख लेते हैं। कांग्रेस एज अ रियलिटी यानी वास्तविकता, कांग्रेस एक वास्तविकता है। इसको सपोर्ट किसने किया, एनी बेसेंट ने अपनी किताब लिखी हाउ इंडिया रोट फॉर। रोट की स्पेलिंग यही है, WROUGHT। रोट का मतलब है गढ़ा हुआ, गढ़ा हुआ यानी बुनना, यानी निर्माण करना। कैसे, हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम, कैसे भारत ने अपने आप को स्वतंत्रता के लिए गढ़ा था, ठीक है। एंड गेव द आइडिया ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ एनी बेसेंट की ये किताब भी याद रखना, हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम। 17 इंडियंस हु अटेंडेड द थियोसोफिकल कन्वेंशन इन एडीआर इन दिसंबर 1854। अब ध्यान से सुनना है। थियोसोफिकल सोसाइटी हमने बताई थी, बालावात्स्की ओलकोट इसके फाउंडर थे। फिर इसका ऑफिस एडीआर में बना दिया था। 1854 में यहाँ मीटिंग हुई, 17 इंडियंस यहाँ पर इस कन्वेंशन में अटेंड किए। यहाँ पर एक तरह से नींव पड़ी थी किसकी, आईएनसी की। ये बात ध्यान रखना है। लेटर वॉट वॉज देयर इन द एयर। अब देखो वॉट वॉज देयर इन द एयर कि हवा में क्या था, ये ए.ओ. ह्यूम ने इसको शेप दिया। इस टाइम डफरिन क्या थे, गवर्नर जनरल थे, जी यानी गवर्नर जनरल। ये बात ध्यान रखना है, ए.ओ. ह्यूम का नाम याद रखना, स्थापना की। गवर्नर जनरल डफरिन थे। द फाउंडर्स ऑफ आईएनसी वॉज बदरुद्दीन तैयब जी भी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मैं था भारत की तरफ से, WC बनर्जी, R.C. दत्त, दादा भाई नेहरूजी। ये 5 नाम ना याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से, हिंदी में भी लिखे देते हैं, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, BC बनर्जी, R.C. दत्त, दादा भाई नेहरूजी, एंड 5वां नाम है यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी। ये 5 नाम याद रखना, इनको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज जिन्होंने सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनके नाम भी याद रखना है। ए.ओ. ह्यूम, डॉन ब्राइट, हेनरी कॉटन, इम्पोर्टेंट नाम है, इम्पोर्टेंट। विलियम बैडरबर्न, बाद में ये क्या है,
प्रेसिडेंट भी बनेंगे आईएनसी के, ये भी ध्यान रखना। विलियम डिग्बी, हेनरी फोकेट, ये इतने सारे नाम याद रखना, इन्होंने भी सपोर्ट किया था कि हाँ कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए। एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू फोस्टर नेशनलिज्म एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन पीपल। ये लोग पढ़े लिखे थे, ये चाहते थे कि इंडियन की भी कोई पहचान हो, एक आइडेंटिटी हो। ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, इनका भी जो पब्लिक का ओपिनियन है इसको भी बताएं, एक मीडियम होना चाहिए। पॉलिटिसाइज पीपल, यानी लोगों की रुचि होनी चाहिए इसमें भी। इंडियन लीडरशिप कोई तो हो जो उनका नेता बने। टू कैरी एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल एंड वर्क फॉर कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब मेंस पर्पज से है। इस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर हो। डेवलप्ड एंड प्रोपोगेट एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी हो, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, ये सब इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव थे। एओ ह्यूम का रोल क्या था, ये रिटायर्ड आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे। आज के टाइम में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उस टाइम आईसीएस बोलते थे। एंड वांटेड टू सॉफ्टन द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन, ये क्या चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं, इतना टैक्स है, शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज भारतीयों का कोई रोल ही नहीं है, तो ये चाहते थे कि ब्रिटिश का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। इनका एक पत्रिका थी पीपल्स फ्रेंड, इस पत्रिका का नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पीपल्स फ्रेंड। इसमें इन्होंने जो प्रॉब्लम्स है इंडिया की, कहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया में, उनको उठाया, ठीक है, उस टाइम ब्रिटिश की कॉलोनी था इंडिया, तो इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपनी इस जर्नल में, पत्रिका में डिस्कस किया, पीपल्स फ्रेंड में। ह्यूम लेटर लिखते हैं, ह्यूम रोट लेटर्स टू द ग्रेजुएट्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड वर्क फॉर इंडिया। उन्होंने जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएट्स थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उनको पत्र लिखे और बोला आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उनको एनकरेज किया। क्रिटिसिज्म ऑफ आईएनसी, अब ब्रिटिश ने इसका कैसे क्रिटिसिज्म किया, कि इसको कैसे ब्रिटिश लोगों ने बताया कि क्या था। डफरिन ने, जो गवर्नर जनरल था डफरिन ने क्या बोला, कॉल्ड इट एज एन हिस्टेरिया असेंबली एंड कॉल्ड दैट ओवर पॉपुलेशन कॉज द सफरिंग ऑफ इंडिया। इन्होंने एक तरह से इसको हिस्टेरिया असेंबली बोल दिया पास, ठीक है, और क्या बोला, एंड कॉल्ड दैट ओवर पॉपुलेशन कॉज द सफरिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर ब्रिटिश कोई इन पर अत्याचार नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर जो ओवर पॉपुलेशन है यही इनका कारण है, ठीक है। ये लाइन डफरिन ने बोली है कि कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन कॉज द सफरिंग ऑफ इंडिया, जो भारत की ये दशा है ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से है, डफरिन ने बोला। हैमिल्टन ने बोला इट कांग्रेस है डबल साइडेड कैरेक्टर, दोहरा चेहरा बोल दिया कांग्रेस को, दोहरा चरित्र, कि कांग्रेस का क्या है, दोहरा चरित्र, डबल साइडेड कैरेक्टर है, यह हैमिल्टन ने बोला। लॉर्ड कर्जन, करजू भाई कर्जन ने क्या बोला, कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई एम एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज टू असिस्ट इन इट्स पीसफुल डिमाइस। इन्होंने कांग्रेस को क्या बोला, कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई एम एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज टू असिस्ट, मतलब यहाँ पर कांग्रेस डाउन हो रही है, फॉल हो रही है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा एम है एज अ गवर्नर जनरल कि इसको सहारा दें, ठीक है, इन इट्स पीसफुल डिमाइस, यानी जैसे कहते हैं ना मरे हुए में दो लात और मारो, वो वाली कहानी बोल रहा है ये, कि जैसे डाउनफॉल हो रहा है तो मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ और कि आसानी से इसका डिमाइस हो जाए। ये किसने बोला, कर्जन ने, ठीक है। इंडियंस में किस किस ने क्रिटिसाइज किया, लाला लाजपत राय ने, एमएस गोलवलकर ने, विलियम बैडरबन ने सेफ्टी वोल्व थ्योरी बोला, इसको क्या बोला, सेफ्टी वोल्व थ्योरी, तो ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय ने
अपनी किताब यंग इंडिया में क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को, ये बात ध्यान रख लेना है। एमएस गोलवलकर, इन्होंने किताब लिखी वी, इसमें क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को। आरपी दत्त ने अपनी किताब इंडिया टुडे में भी क्रिटिसाइज किया आईएनसी को। तो ये पॉइंट्स ध्यान रख लेना है कि किसने सपोर्ट किया, किसने क्रिटिसाइज किया, सवाल आ सकता है। अब यहाँ कांग्रेस के सेशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस। 1885 में पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में, इन गोपाल दास तेजपाल कॉलेज। 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया इस सेशन में, ये ध्यान रखना। पहले जो सेशन था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बात और बता देते हैं आपको कि जहाँ पर सत्र होता था कांग्रेस का, उस जगह का लीडर उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता था। आप सोच रहे होंगे दादा भाई नौरोजी भीष्म पितामह थे उस टाइम के, उनको क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो बॉम्बे के थे। WC बनर्जी को इसीलिए बनाया गया। क्लियर? सेकंड सेशन, दूसरा सत्र चला 1886 में कलकत्ता में। अब देखो यहाँ बनाए गए हैं दादा भाई नौरोजी। ये सवाल आते हैं, आप सोचोगे इनका कद बहुत बड़ा था दादा भाई नौरोजी का, इनके सामने कोई उस टाइम ज़्यादा आवाज़ नहीं करता था। ठीक है, तो WC बनर्जी पहले, दादा भाई नौरोजी दूसरे सत्र में। तीसरा सत्र मद्रास में 87 में बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए अध्यक्ष। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। फिफ्थ यहाँ पर फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में, और प्रेसिडेंट बने जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल, ये नाम याद रखना है, जॉर्ज यूल। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। आफ्टर दिस सेशन इंग्लिश ऑफिशियल्स वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द सेशन। तो ये पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट बने। सेशन फिर आया, सेशन हेल्ड इन सूरत इन 1907 वाला सेशन जो था सूरत में हुआ, तो सूरत स्प्लिट के लिए जाना जाता है। रास बिहारी घोष इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष। लखनऊ में 1916 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट AC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता सेशन 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, कलकत्ता सेशन 1917 में। बेलगांव सेशन 1924 में। अब देखो 17 में ये, 19 में अमृतसर में हुआ था, तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू बने, ये भी ध्यान रखना। 1924 में गांधी जी, इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है बेलगांव में। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये ध्यान रखना। 17 में एनी बेसेंट पहली महिला, 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला। 1929 में लाहौर सेशन, 1929 में लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 1930 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। कराची में 1932 में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है लाहौर सेशन? क्योंकि यहाँ पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। ये सवाल आता है, पूर्ण स्वराज की मांग कौन से सेशन में? ये की गई थी लाहौर सेशन में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 29 और 30 में। 1932 में यहाँ फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन, ड्यूटीज एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम का रिजोल्यूशन लिया गया। फिर 1937 में फैज़पुर सेशन, फैज़पुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहला सेशन था जो गांव में हुआ था, फर्स्ट सेशन जो गांव में हुआ था, फैज़पुर सेशन। ये हमने यहाँ पर लिखे हैं, एक लिस्ट बना दी, अब इनको देख लेना, वही है। ठीक है, सारे अध्यक्ष WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, तैयब जी, यूल, बैडरबन, फिरोज शाह मेहता। तो सारे याद नहीं, जिन जो जो इवेंट्स रहे ना वो याद करने हैं, वरना पूरे कहाँ तक रटोगे। जैसे यहाँ पर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में। ठीक है,
बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम, 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन। सूरत की टूट यहाँ पर हुई, सूरत स्प्लिट, रास बिहारी घोष 1907। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सारे। 1916 एसी मजूमदार। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, पहली महिला, इम्पोर्टेंट। अमृतसर 1919 मोतीलाल नेहरू, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था। फिर एक स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में, लाला लाजपत राय। नागपुर 1920 में सी विजयराजाचार्य। ठीक है, फिर यहाँ पर बेलगांव में गांधी जी। कानपुर में सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 28 में मोतीलाल नेहरू, लाहौर। 29-30 में जवाहरलाल नेहरू। 31 में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये सब ध्यान रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। लखनऊ का 1936 जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर पहली बार गांव में हुआ 1937 में, जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा इम्पोर्टेंट, हरिपुरा और जबलपुर त्रिपुरी, इन दोनों में सुभाष चंद्र बोस रहे। रामगढ़ 1940 से 46, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। 40 से 46 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब कौन? मेरठ जे.बी. कृपलानी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पूछ लिया जाता है। 48-49 में जयपुर पट्टाभी सीतारामैया। देखो आज़ाद का पूछ सकते हैं, भारत आज़ाद हुआ मेरठ 1947, जे.बी. कृपलानी। नासिक 1950 भारत गणतंत्र हुआ जिस साल, पुरुषोत्तम दास टंडन, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारे जितने बाद के हुए हैं ना, ये याद रखने हैं। क्लियर? चलो अब यहाँ INM 1885 से 1907, अभी हमने कांग्रेस देखी, अब यहाँ पर हम अर्ली नेशनलिस्ट देख लेते हैं। मॉडरेट्स, नरम दल बोलते हैं इनको, नरम दल वाले नेता मॉडरेट्स। एक्सट्रीम्स, ये क्या है? एक्सट्रीम होते हैं, तो ये गरम दल वाले, एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल वाले नेता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मॉडरेट्स नरम दल एंड एक्सट्रीमिस्ट गरम दल वाले। बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ? स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, सूरत की स्प्लिट कैसे हुई और मास पार्टिसिपेशन कैसे हुआ, ये हम देख लेते हैं 1907 तक इस क्लास में। देखो यहाँ ध्यान से सुनना है, यहाँ पर हम 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला नरम दल, गरम दल, फिर बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, स्वदेशी मूवमेंट कैसे चला एंड सूरत की स्प्लिट कैसे हुई, ये सब यहाँ देखने वाले हैं। नरम दल में इनकी मेथोडोलॉजी क्या ही, कार्य प्रणाली, मान लीजिए ये कार्य प्रणाली इनकी कैसी थी, तरीका कैसा था? ये क्या पेटिशन करते थे, अंग्रेजों के सामने रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारा इस काम को कीजिए, लेटर लिखा, बात की, वो मानेंगे, साइन किए। तो इस तरह से जैसे ऑफिशियली काम कराते हो आप यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आप लेटर देते हो, नोटिस देते हो, काम होता है। तो ये नरम दल वालों का रुख था। लीडर कौन कौन रहे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड यहाँ पर पाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या था? डोमिनियन स्टेटस, भारत को डोमिनियन स्टेटस, ग्रेजुअल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि हम आपके अंडर में रहेंगे लेकिन हमें कुछ तो आज़ादी दो। ये फेल हो गए थे, लोगों को समझ ही नहीं आया कि भाई क्या कर रहे हो, हमें तो फुल आज़ादी चाहिए, तो इसलिए लोगों को समझ ही नहीं पाए। पॉजिटिव क्या रहा? आखिर भाई कुछ तो वजह रही होगी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी दी, तो ये इंपॉर्टेंट थी।
तब से लोगों में जागरूकता आई कि हाँ भाई दादा भाई सही बात बोल रहे हैं। दादा भाई नेहरू ने जो बताई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो ये और कांग्रेस का फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें बनकर आ गई थी। कांग्रेस का यहाँ पर एक तरह से गठन हुआ, ये दो चीज़ें यहाँ की इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर। मॉडरेट्स ने एक तरह से लीडरशिप दी 85 से 1907 तक, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ तक नरम दल वालों का एक तरह से इनकी लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ी। इनका ऑब्जेक्टिव वही था, पेटिशन प्रेयर कर कि भारत को आप थोड़े से भारतीय लोगों को भी पार्टिसिपेट करो। लीडर बताए दादा भाई नेहरू जी, WC बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे एंड रास बिहारी घोष। डिमांड वही थी जितना अभी हम बता रहे हैं, पेटिशन कर कि एक्सपेंशन रिफॉर्म करो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल प्रोविंस में भारतीयों का भी कंट्रोल रखो, इंडियन काउंसिल का एबोलिशन, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग, आर्मी का एक्सपेंडिचर रिडक्शन करो, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की एज बढ़ाओ, भारत को डोमिनियन स्टेटस दो, पीजेंट पर जो एक्सप्लॉयटेशन, किसानों पर जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोको, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाओ बिना किसी टैरिफ के, और टेक्निकल और जनरल इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करो। ये इनका मेथड था। और मेथड क्या था? प्रेयर, पेटिशन, एजिटेशन, इनके थ्रू यहाँ पर मतलब प्यार से करवाते थे काम। दे कन्फाइंड देमसेल्फ टू स्पीच, मीटिंग, रिजोल्यूशन, और कुछ ओकेशन पर ये बॉयकॉट कर देते थे फॉरेन गुड्स का। ये इनका तरीका था। ये अहिंसा में विश्वास रखते थे, शांतिपूर्वक काम करते थे बिना ब्लडलेस स्ट्रगल। ये क्या थे? पढ़े लिखा वर्ग था, पढ़ा लिखा एजुकेशनल क्लास थी, पढ़ा लिखा वर्ग। दे डिड नॉट वांटेड टू इन्वॉल्व मासेज इन नेशनल मूवमेंट। ये नहीं चाहते थे कि लोग भी इस नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हों। दे बिलीव डेट दे वांटेड टू अटेन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन स्टेज बाय स्टेज अचीवमेंट, नॉट ऑल ऑफ सडन। ये एक साथ नहीं चाहते थे बदलाव, धीरे 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 बदलाव चाहते थे। अचीवमेंट क्या रही इनकी? भाई अगर नरम दल वालों का क्या अचीवमेंट रहा? सॉलिड बेस दिया इन्होंने INM को, पॉपुलराइज किया डेमोक्रेसी का आइडिया, लोगों में एक बात बताई कि हाँ लोकतंत्र कोई चीज होती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। ड्रेन ऑफ वेल्थ पिछली क्लास में डिटेल में बताए थे दादा भाई नेहरू जी ने। एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर दुनिया के सामने लेकर आए कि कैसे आपको लूट रहे हैं ब्रिटिश। इट क्रिएटेड कॉमन पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम अराउंड विच इंडियंस गैदर्ड एंड वेज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल। एक तरह से ये क्या है, इन्होंने क्रिएट किया कॉमन पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम जिसमें इंडियन गैदर हुए, एक साथ इकट्ठा हुए, सक्सीड भी हुए ये। इसलिए इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पास कराया एंड इन्होंने एक तरह से नींव रखी जो फ्यूचर लीडर हैं उनके लिए। वीकनेस क्या रही? मास सपोर्ट नहीं मिल पाया, मतलब लोगों का साथ नहीं मिल पाया, फेल हो गए, लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं, लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। ये शहरी क्षेत्र तक सीमित रहे, शहरी क्षेत्र तक, ग्रामीण लोगों को तो पता ही नहीं था कि नरम दल वाले कोई नेता भी हैं, फेल हो गए डोमिनियन स्टेटस दिलाने में। इनकी टेक्निक समझ नहीं आई कि पेटिशन, रिक्वेस्ट, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल वालों ने बोला कि इन चीज़ों से थोड़ी अंग्रेज मान जाएंगे। द मूवमेंट वॉज कन्फाइंड टू एजुकेट मिडिल क्लास। ठीक है, इनका मूवमेंट क्या था कि मिडिल क्लास को एजुकेट करें। एनालाइज क्या रहा इनका? फेलियर तो रहा लेकिन दो चीज़ कर गए, एक तो यहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट को आइडियोलॉजिकल बेस दे दिया और एक तरह से कांग्रेस INC की स्थापना हुई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। ये दो तीन चीज़ें इनकी ठीक रही। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या रहा कांग्रेस के प्रति? शुरू में इन्होंने वेलकम किया, जो डिसीजन था न्यूट्रल वे में। 1887 में
सिचुएशन थोड़ा हॉस्टाइल होने लगी, तो कांग्रेस वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्रिटिकल ऑफ द कॉलोनियल रूल। अब इनको देखो 2-3 साल सही लगा कि ठीक है, लेकिन बाद में इनको लगा कि भाई कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। तो इन्होंने, ब्रिटिश ने इनको क्या बोल दिया, सेडिशियस ब्राह्मण, यानी देशद्रोही ब्राह्मण्स बोल दिया। डिसलॉयल बाबूज, यानी विश्वासघाती बाबू बोल दिया। ये 2 लाइन अंग्रेज़ों ने बोली हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आप याद रखना। डफरिन ने कांग्रेस को क्या बोला, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, यानी राजद्रोह की फैक्ट्री है कांग्रेस, ये डफरिन ने बोला है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आ जाती हैं। देखो ब्रिटिश ने, जो नेशनलिस्ट थे भाई, आंदोलनकारी थे, उनको सेडिटियस ब्राह्मण बोल दिया, यानी देशद्रोही ब्राह्मण। डिसलॉयल बाबूज, यानी देश, एक तरह से विश्वासघाती बाबू। डफरिन ने कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला, अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल बोला, ठीक है। ये लाइन्स याद रखना। बाद में गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई, यानी बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की पॉलिसी, जो कि आज भी ये कहीं पर नेता लोग फॉलो कर देते, बांटो एंड राज करो। आज भी लोग एक दूसरे पर शासन करना चाहते हैं, यही पॉलिसी अपना लेते हैं टूवर्ड्स द कांग्रेस। तो कांग्रेस को 2 पार्टों में तोड़वा दिया था इन्होंने, वो हम बताएंगे कैसे तोड़वाया था। दे सपोर्ट यूनाइटेड इंडियंस पैट्रियोटिक एसोसिएशन, एंटी कांग्रेस मूवमेंट चले, एनकरेज बाय सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस ETC, ठीक है। कांग्रेस के विरुद्ध भी आंदोलन चलने शुरू हो गए थे। द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू डिवाइड द नेशनलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर बांट दिया। जो आंदोलन कर रहे थे भाई, क्रांतिकारी थे देश के लिए, उनको भी 2 पार्ट में धर्म के आधार पर तोड़ा। आप सोचो, धर्म के आधार पर बांटो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने, और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। थ्रू पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक पिटेड द मॉडरेट अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी इन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई और 2 पार्ट में तोड़ दिया, गरम दल और नरम दल को। अब यहां नरम दल हमने देखा, अब देखते हैं गरम दल। गरम दल ध्यान से बस सुनते रहना आप। गरम दल, यहां पर देखो प्लेग, एक बीमारी आई प्लेग, बेबोनिक प्लेग, लाखों लोग मर गए, लाखों नहीं सॉरी, हजारों की संख्या में। दक्कन में राइट हुए, दक्कन में क्या है, एक तरह से दक्कन में दंगे हुए, अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। अब लोगों ने भाई इतनी चीजें हो गई, आवाज उठाई, आवाज उठाई तो IPC की सेक्शन 124 लगा दिए, 124A। आज भी लगा देते कि 4 या 4 से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे कहीं पर, कर्फ्यू बोल देते हैं एक तरह से कि कर्फ्यू लग गया। भाई कोई अपनी मांग लेगा तो आप कर्फ्यू लगा दोगे। गवर्नमेंट ने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब बताओ कितनी बड़ी बात थी। तो समझ रहे हो ना चीज़ों को, कैसे उनको दबाने के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे, जो यहाँ पर उस टाइम की प्रेस थी, यानी अखबार लिखे जाते थे, कैसे उन पर रोक लगाई। लोग बोल रहे तो कर्फ्यू लगा दिया, 124A लगा दी, ठीक है। देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते थे सीधा। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, अब भाई जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी तो लोगों का ध्यान गया गरीबी की तरफ, तो लोग बात करने लगे भाई हमारा पैसा जा कहाँ रहा है इतना। कॉन्फिडेंस आने लगा लोगों में, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करने लगे, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी होने लगा। जैसे जापान ने रसिया को हरा दिया। भाई लोगों के मन में यह आया, एक पिद्दी भरसा देश जापान, इतना बड़ा देश रूस को हरा दिया। तो लोगों के मन में आया जब यार इतने से लोग खदेड़ सकते हैं रूस इतने बड़े देश को, तो हम इन मुट्ठी भर अंग्रेजों को तो 2-2 हफ्ते में भगा देंगे। तो ये जगह ही अलग। फिर इथोपिया, अफ्रीका का एक छोटा भाई देश, पिछड़ा हुआ देश, उसने इटली को हरा दिया 1896 में।
तो लोगों में लगा, भाई लोगों को जब पता ही नहीं था, अब हम आपसे कहें कि आपने ये चीज़ देखी है, आपको जब पता ही नहीं क्या होगा। जब लोगों को बताया कि एक छोटे से देश ने भाई रूस को हरा दिया, उन्होंने ऐसे बताया रूस इतना बड़ा देश है, जापान इतना सा है, इतने से ने इसको हरा दिया, तो पहले उनको यकीन नहीं हुआ, फिर बताया हाँ सच में हुआ है, मानने लगे लोग। तो भाई गांव वालों को उनकी भाषा में, अब उनको आप इंग्लिश में पेपर दोगे, पेटिशन दायर करो, तो उनको क्या पेटिशन का पता। फिर बताया इथोपिया एक बहुत गरीब देश, उसने इटली को हरा दिया। तो लोगों में क्रांति की भावना गरम दल वालों ने जगाई। बोअर वार हुआ। अब यहाँ पर ब्रिटिश को पहली बार हार का सामना, मतलब मुंह की खानी पड़ी थी। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की, पर्शिया, चाइना, यहाँ पर एक तरह से मूवमेंट आंदोलन शुरू हो गए। तो लोगों में और जागरूकता आने लगी। तो वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ रिएक्शन लोगों का आने लगे। दयानंद सरस्वती का मैसेज, इंडिया फॉर द इंडियंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ये कई बार पूछा गया एग्जामों में, इंडिया फॉर द इंडियंस किसने लाइन बोली? दयानंद सरस्वती। भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये लाइन दयानंद सरस्वती ने बोली। रिएक्शनरी पॉलिसी आई कर्जन की, 7 साल रूल, 7 ईयर रूल, ये भी ध्यान रखना। तो बंगाल का इसने विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। इसको पता था अगर बंगाल पर कंट्रोल नहीं हुआ तो हमें तो भगा देंगे ये। तो इसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। इमरजेंस ऑफ अ ट्रेंड लीडरशिप, अब धीरे धीरे जागरूक नेता भी आने लगे लाइट में। अब बैंड ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स आने लगे, जिसमें अश्वनी कुमार दत्ता, लाल बाल पाल घोष की, देखो तिगड़ी लाल बाल पाल बोलते हैं और फिर घोष भी लगाते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड यहाँ पर पाल एंड घोष, तो ये रास बिहारी घोष एंड चिपलूंकर, तो ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो यही एक्सट्रीमिस्ट अभी हमने बताए हैं कौन कौन थे। इन्होंने बोला कि आप यार नरम दल वाले क्या ये हाथ जोड़कर बैठे रहते हो कि मालिक दे दो, मालिक दे दो, ऐसे थोड़ी छीन कर लो, हमारा देश है, हमारा देश हमारे लोगों के लिए है। तो ये गरम दल वाले थे, रेडिकल ग्रुप था। ये नहीं बोलते थे कि भीख की तरह मांगो, यहाँ है कि लड़ कर लो। ये कौन सा दल था? गरम दल था। सॉफ्ट पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये खिलाफ थे जो सॉफ्ट पॉलिसी थी मॉडरेट की। तो ये इसमें कौन कौन आए? लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। यूपीएससी में ये सवाल आया है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यू लैम्प का मतलब इन्होंने एक तरह से ऐसे बोला कि भाई यहाँ पर कोई लैम्प है, लैम्प बोला, मान लो भारत देश है, आज़ाद कराना है, तो ये पुराने लोगों के लिए नहीं है। मान लो कि यहाँ पर क्रांति लानी है तो नए लोगों को इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ेगी। ये सवाल आया, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखी? अरविंदो घोष ने। सीरीज ऑफ पैम्पलेट निकाले, नरम दल वालों को क्रिटिसाइज किया। क्लियर हुआ नरम दल और गरम दल। फैक्टर फॉर राइज, क्या क्या फैक्टर रहे ऐसे कि भाई गरम दल वालों को आना पड़ा लाइट में? गरम दल आप देख भी रहे होंगे, पहले ये जो पाल थे और अरविंदो घोष थे ये नरम दल में ही थे, बाद में आए गरम दल में। ठीक है, तो क्या हुआ? एक तो मॉडरेट्स वालों की आइडियोलॉजी, भाई आप पेटिशन बार 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 कर रहे हो, ये इनको पसंद नहीं आया गरम दल वालों को। और रशिया ने डिफीट कर दिया जापान को। आयरलैंड ब्रिटेन का डिस्प्यूट, कर्जन की पॉलिसी इतनी हार्ड थी तो इस वजह से इनको लाइट में आना पड़ा। ठीक है, यही सब हमने नोट्स में लिखा है, जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, कुछ और भी अलग नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर देखो एक बार, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस अबाउट द एक्सप्लॉइटेड, तो इन्होंने ब्रिटिश रूल के जो
शोषणकारी नीति थी उसके बारे में बताया, फेलियर हुआ मॉडरेट्स का, ठीक है, वो पेटिशन दायर करते थे, इसलिए रिप्रेसिव पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इनेक्टमेंट ऑफ लॉ वर्क मेकिंग इट इन ऑफेंस टू पीच नेशनलिज्म, इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन, तिलक को जेल करा दी, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बढ़ा, इंटरनेशनल इवेंट हुए, जापान उभर कर आया, जापान ने रूस को हराया, मूवमेंट चले आयरलैंड, इजिप्ट, रसिया, तुर्की में, इथोपिया ने इटली को हराया, ये बहुत कारण बने। इमीडिएट कॉज था जो कर्जन ही लिखे देते हैं, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, ये हम अभी पढ़ेंगे। कलकत्ता कॉरपोरेशन और कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट लेकर आए, ये कारण बने इमीडिएट कॉज। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज की मांग, स्वराज्य मतलब स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ये सवाल आते हैं। तो ये गरम दल के नेता थे। स्वराज की मांग पहली बार गरम दल वालों ने उठाई थी। मेथड क्या था इनका? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ऊपर था कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग देम एंड देयर गवर्नमेंट सर्विस। ये क्या बॉयकॉट करते थे? गवर्नमेंट सर्विस। कोर्ट का बॉयकॉट, स्कूल कॉलेज सबका बॉयकॉट। प्रमोशन कर रहे थे स्वदेशी गुड्स का, फॉरेन गुड को आप साइड करो। बिल्डिंग अप अ न्यू नेशन थ्रू द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। डू नॉट बिलीव इन प्रेयर पेटिशन पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, ये बात है, ध्यान रखना है। अचीवमेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, स्वराज की डिमांड पहली बार उठी, बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को, स्वदेशी गुड्स को अपनाया, वस्तुओं को, सोशल वर्क विलेज में स्टार्ट किया, पैसिव रेजिस्टेंस, पैट्रियोटिक गाने, पैट्रियोटिक फेस्टिवल, ठीक है, यहाँ पर जो फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी शुरू किसने कराई? श्रेय किसको जाता है गणेश चतुर्थी का? ये बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो हिस्ट्री जिसने पढ़ी है वो इन चीज़ों को रिलेट कर सकता है। ये आपको बुक में जब ही मिलेगा जब आप डीप पढ़े हो, किसी गाइड वगैरह में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो गाने, फेस्टिवल, इनके थ्रू लोगों को, देखो फेस्टिवल का मतलब क्या है? रील बनाना, सेल्फी लेना, नए कपड़े पहन कर जाना नहीं। इनका मतलब था फेस्टिवल का कि लोग इकट्ठे हों, लोग जागरूक हों, इसलिए इन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट कराए थे। समझ रहे हो? तो आज तो ट्रेंड बदल चुका है। आज के टाइम में तो भाई एक तरह से अलग ही लेवल का त्यौहार मनाते हैं, तो वो परे है। बाकी यहाँ ध्यान रखना। एंड सेलिब्रेशन ऑफ गणपति एंड शिवाजी, देखो ये लिख गया नेक्स्ट लाइन में ही। जो गणेश चतुर्थी, शिवाजी के फेस्टिवल थे, ये बीजी तिलक ने ही शुरू किए, बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर जी? फेलियर क्या रहा? इनको भी मास सपोर्ट नहीं मिल पाया, मतलब लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। मिडिल क्लास तक रहा, अर्बन एरिया तक रहा, लोगों लीडर नेताओं में डिसयूनिटी रही, एकता नहीं मिली। नरम दल वालों के साथ हमेशा आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट रहा और इनका गोल फुलफिल नहीं हो पाया। एनालाइज, despite the failure of extremists, they played a significant role in Indian national movement. It gave impetus to nationalist struggle. They forced challenge to, धीरे इन्होंने क्या एक तरह से चुनौती दे दी थी ब्रिटिश रूल को, कहने की बात ये है। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें, पॉइंट्स, मॉडरेट्स, नरम दल और गरम दल, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं, कुछ अलग है नहीं, ठीक है। इनका सोशल बेस, ये मोस्टली जमींदार अर्बन एरिया से थे, ये ग्रामीण से थे और लोअर क्लास से थे। आइडियोलॉजी वेस्टर्न लिबरल थॉट्स और यूरोपियन हिस्ट्री, इनकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर हो, इस पर फोकस था। ब्रिटिश आर हियर, ये बोलते थे ब्रिटिश यहाँ हैं तो इंडियाज गुड स्टेट लोकल टूवर्ड द ब्रिटिश,
ये बोलते थे, ब्रिटिश थॉट को रिजेक्ट करते थे अपना, कि भारत है भारतीयों के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड की इन्होंने, स्वराज की मांग की। 3 P था इनका, प्रेयर, पेटिशन, पासिंग रिजोल्यूशन। इनका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, बॉयकॉट करना और पैसिव रेजिस्टेंस, ये मेथड था। बस ये ध्यान रखना है नरम दल और गरम दल में। बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ? देखो यहाँ पर बंगाल आज का वो बंगाल नहीं है जो आप वेस्ट बंगाल सोचते हो, WB। उस टाइम बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये आज के इतना बड़ा बंगाल था। अब एक सवाल आता है, वाई कर्जन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में कर्जन को ऐसा क्या सूझा कि इसने बंगाल का विभाजन कर दिया? देखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, एकता थी। अगर हिंदू मुस्लिम एक रहने लगे तो भाई उसको दिक्कत थी कर्जन को, उसको पता था कि भाई मिलकर मारेंगे फिर ये। हब फॉर नेशनलिज्म, भारत में जो आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रवादी आंदोलन, कहाँ ज़्यादा हो रहे थे? बंगाल में, तो डर था इसको। हब फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बड़े बड़े नेता यहाँ से ही उभर कर आ रहे थे बंगाल से, ये भी डर था। तो एक तरह से ब्रिटिश इंपीरियल रूल को खतरा था। क्या था? खतरा, कि भाई बंगाल में ये चीज़ें अगर उभरी तो ये तो हमें भगा देंगे कुछ ही दिनों में। तो इनको डर सताने लगा। कर्जन रीजन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब कर्जन ने क्या रीजन दिए, क्या अपना बात बोली कि मैंने बंगाल का विभाजन क्यों किया? उसने बोला कि यहाँ एक तो अलग अलग लैंग्वेज हैं, लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता, बंगाल इतना बड़ा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है प्रशासनिक, इसलिए हम बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। ये कर्जन ने बोला था। टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी करने के लिए बंगाल को 2 भाग में बांट रहे हैं। ये बात सॉफ्टली किसने बोली? कर्जन ने। बट ऐसे ही मान लोगे ना, मेन उद्देश्य क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज करो। ये किसकी पॉलिसी थी? कर्जन की। इसको करजू भी बोल सकते हो, कर्जन। मर्द मूवी है ना, उसमें करजू बोला गया है इसको, अमिताभ बच्चन के द्वारा। तो कर्जन के द्वारा बांटो और राज करो। इसको खतरा था बंगाल से, बंगाली लोगों से, कि यहाँ पर भाई बंगाल में नेता उभर रहे हैं, इकोनॉमी आर्थिक रूप से बंगाल मजबूत था, इतना बड़ा एरिया था भाई। तो इन लोगों को बांटने के लिए इसने ये क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कर्जन डिवाइड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ, कर्जन ने बंगाल को भाषा के आधार पर बांटा। उड़िया, बंगाली और हिंदी। देखो, उड़िया उड़ीसा वाला क्षेत्र, बंगाल वाला और हिंदी वाला मतलब बिहार वगैरह का इधर भेज दिया। तो इस तरह से बांटा। धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता ना बनी रहे, इसलिए बांटा। स्टार्टिंग ऑफ एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाया मॉडरेट्स ने, नरम दल वालों ने एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाया। उन्होंने बोला ये तो गलत है भाई, बिल्कुल आप लोगों को ही बांट दे रहे हो, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया। स्वदेशी मूवमेंट ये आता है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 में। तो आप सारी क्रोनोलॉजी समझिए, आपको क्या करना है? बस क्रोनोलॉजी समझना। 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 स्वदेशी आंदोलन, 1907 सूरत की टूट, सूरत स्प्लिट। ये 3 साल आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नारा क्या था स्वदेशी मूवमेंट? बी देसी अडोप्ट स्वदेशी, बी देसी अडोप्ट स्वदेशी। तो ये नारा था। 1905 का सेशन बनारस में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखना है। क्लियर जी? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वही चीज़ें हैं, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ईस्ट बंगाल।
हब फॉर नेशनलिज्म, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, थ्रेट थी अंग्रेज़ों के लिए, बंगाल। यही लाइन सारी हमने अभी बताई, वही सब है। फैक्टर क्या रहे, ये सारी चीज़ हमने बस शब्दों में लिख दी है, चीज़ वही है जो अभी आपको समझाई हैं, ठीक है। तो भाषा आधार पर बांटा। 1906 में कलकत्ता सेशन में किसकी मांग हुई, रिजोल्यूशन पास, स्वदेशी आंदोलन चला था। हालांकि कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी कॉम्प्रोमाइज रिजोल्यूशन पास हुआ। नेहरू जी ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये कांग्रेस का एम है फॉर कॉम्प्रोमाइज रिजोल्यूशन, कि स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करेंगे, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा की बात करेंगे, और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट 4 मांगे थी नरम दल वालों की। तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एंड इसे मैं लेकर रहूँगा। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया 1906 में। क्लियर। बंगाल विभाजन समझ आया, स्वदेशी आंदोलन समझ आया। अब भाई आप गाइड पढ़ते तो आपको तो एक एक लाइन में बताकर साइड हो जाते। तो एंटी कैंपेन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन कैंपेन चला। मॉडरेट्स ने, नरम दल वालों ने 3 से 5। गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का पब्लिक में दिसंबर 1903 में। मॉडरेट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्र और पीसी राय की अध्यक्षता में, एक तरह से यूं कहें इनकी लीडरशिप में मूवमेंट चला एंटी पार्टीशन कैंपेन। पेटिशन, गवर्नमेंट से पेटिशन की, भाई मांग की कि ऐसा ना करो। पब्लिक मीटिंग की, मैगजीन न्यूज़पेपर में इन्होंने लिखा, हिताब्दी न्यूज़पेपर, संजीवनी न्यूज़पेपर और बंगाली न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जुलाई 1905 में कि बंगाल का विभाजन होगा, पीओबी का मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल। बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स का, पीपल ने व्रत रखे, देखो राखी तक बांधी कि हमारे भाई बंधु अलग हो रहे हैं। गंगा में नहाए, स्नान किया, वंदे मातरम गाया। मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स। अब देखो यहाँ पर लोग क्या है, मूवमेंट अलग अलग जगह पर भी फैल गया। पंजाब में अजीत सिंह ने स्टार्ट किया, पूना बॉम्बे में तिलक ने, दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने, एंड मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है बंगाल विभाजन को सिर्फ बंगाल के लोगों ने ही बोला कि मत करो, बाकी अदर लोगों में मूवमेंट फैला जगहों पर, पंजाब, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। ये 3 चीज बहुत ज़रूरी हैं, याद रखनी है। 1905 का सेशन बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले। 6 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 7 में सूरत, रास बिहारी घोष। क्लियर। एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम, पानी पी लेते थोड़ा सा, फिर इसको अभी थोड़ा सा कराते हैं, ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही छूट जाएगा, फिर टॉपिक रह जाता है तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो 1-2 पेज का बचा है टॉपिक, फिर खत्म हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सब तो नरम दल वालों ने कर दिया, अभी बोल रहे थे कि गरम दल वालों में जोश जुनून था, वो कहाँ रह गए। गरम दल वालों ने, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, गरम दल अब देखो, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन, ये अरबिंदो ने बोली लाइन, ठीक है। जो पॉलिटिकल फ्रीडम है ये एक तरह से लाइफ ब्रेथ है किसी नेशन की। अगर आप फ्रीडम नहीं दोगे, एक तरह से ऐसे आपने जो सांस है लेनी वो ही बंद कर दी। बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स का, पब्लिक मीटिंग रखी, कॉर्प्स ऑफ वॉलेंटियर बनाए, समिति बनाई, जैसे स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्ता ने बनाई, इंपॉर्टेंट है। स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्ता।
इमेजिनेटिव यूज़ किया ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल मेलाज का। एम्फेसाइज किया सेल्फ रिलायंस आत्मशक्ति। स्वदेशी मूवमेंट में भाग दिया नेशनल एजुकेशन में, ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में बनाई। स्वदेशी मूवमेंट चलाया। टेक्सटाइल मिल बैंक शॉप हर जगह अपनी चीज़ें हों। कल्चर बढ़ाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला गाया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज भी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, आमार सोनार बंगला। नंदलाल बोस ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में स्टार्ट की। कुछ मुस्लिम, सब मुस्लिम सपोर्टेड, कुछ मुस्लिम का भी सपोर्ट था, जिसमें अब्दुल रसूल, मौलाना आज़ाद, इनका भी रोल था। मोस्ट ऑफ देम कुछ अलग रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो दिया, जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों ने चलाई तो उसमें ये बह गए और अंग्रेज यहाँ सफल हुए। नवाब सलीमुल्लाह ने 1907 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये सवाल एक बार हमसे क्विज़ में पूछा गया था, जो कि 3 लोगों की टीम थी, उसमें एक ने फड़ाक से जिन्ना बोल दिया था और जो कि गलत हो गया था। तो ये आंसर पता था, बस वही है कि आपकी जो टीम है उसमें कोई जल्दी से खटाक से बोल दे और फिर आपको सेकंड पोजीशन आए एक ही आंसर की वजह से। तो यही हुआ था, एक ने खटाक से क्या बोल दिया, जिन्ना बोल दिया, और जो कि जिन्ना नहीं था, नवाब सलीमुल्लाह था, और ये आंसर हमें आता था। ठीक है, ये आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, नवाब सलीमुल्लाह ने 1907 में। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए, स्वदेशी मूवमेंट वही कि अपनी वस्तुओं का यूज़ करना है, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का बॉयकॉट, ये सारी चीज़ें वही हैं। कैरेक्टर क्या रहा, विदेशी चीज़ों को साइड करो, स्वदेशी को बढ़ाओ, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो, सेल्फ। बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्टेब्लिश्ड की आचार्य पीसी रॉय ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन गुरुदास बनर्जी ने। अमर सोनार बंगला गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता देखने को मिली, रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया जिस दिन पार्टीशन हुआ। तिलक ने डिफाइन किया इस मूवमेंट को। अरविंदो घोष फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ मॉडरेट इन सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखे 1893-94, जिसमें न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखा। अरविंदो घोष ने अपने आइडियाज़ रखे और जनरल वंदे मातरम में लिखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अरविंदो ने पैसिव रेजिस्टेंस की बात की। अश्वनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बांधव समिति यहाँ पर बनाई, इस्टेब्लिश की। कृष्ण कुमार मित्र पहले पर्सन थे जिन्होंने बॉयकॉट का आइडिया दिया और संजीवनी पत्रिका लिखी 1905 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन, आत्मशक्ति और स्वदेशी समाज की नींव रखी, एक तरह से इन चीज़ों का आइडिया दिया। सतीश चंद्र मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की बात की और डाउन सोसाइटी और अपना डाउन यानी उदय ये पत्रिका लिखी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। स्वदेशी मूवमेंट और चीज़ों का बॉयकॉट, गोपाल राव देशमुख ने पहली बार बॉयकॉट का आइडिया दिया 1849 में पुणे में। ये पुराना आइडिया था, इसको ही फॉलो किया गया इस आंदोलन में, ये बात ध्यान रखना। आप कहोगे सर गोपाल दास देशमुख और बात कर रहे हो आप 1849 की, ये तो 1857 से सबसे पहले इन्होंने पुणे में मांग की थी इस चीज़ की, बस इसी को फॉलो कर लिया इन लोगों ने। रानाडे, आरजी नारायण घोष, नवगोपाल मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, जीवी जोशी एज एन इकोनॉमिक मेजर फॉर डेवलपिंग इंडिया इंडिजीनियस इंडस्ट्री। इन्होंने बोला अगर आपकी हमारी खुद की इंडस्ट्री होगी तो इतना लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बॉयकॉट की अंग्रेज़ों की चीज़ों को। ठीक है, भोलानाथ चंद्र ये नाम भी ध्यान रखना है। टू एग्जर्ट इकोनॉमिक प्रेशर इन ब्रिटिश इन 1870।
बॉयकॉट कैंपेन तिलक ने 1896 में, और के मित्रा भी थे, ये ध्यान रखना। मास पार्टिसिपेशन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, औरतें घर पर ही क्या है काम करती थी, चीज़ों को बनाती थी। कुछ मुस्लिम ने भी पार्टिसिपेट किया, लियाकत हुसैन, बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलाना आज़ाद। इसको क्रिटिसाइज भी किया कि मूवमेंट इतना बढ़ नहीं पाया, इसमें मुस्लिम का सपोर्ट नहीं हुआ, मुस्लिम पीजेंट्री जो किसान थे उन्होंने भी भाग नहीं लिया। ठीक है, और ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी करजन की, वो एक तरह सफल हो गई। रिलीजियस आइडियल्स इसमें लीडरशिप किसी ने नहीं की। ये पैन इंडिया मूवमेंट, संपूर्ण भारत का मिशन नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई 1906 में, तो सीधी सी बात है भाई, अंग्रेज़ ही सफल हो गए, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। नवाब सलीमुल्लाह ने यहाँ पर एक तरह से नींव रख दी थी 1906 में, ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो यही मांग की थी, पाकिस्तान की मांग आगे होगी, मुस्लिम लीग बन गई 1906 में। ठीक है, एक तरह से ये जो मिशन था करजन का पास सक्सेसफुल रहा, और भारतीयों ने यहाँ एकजुटता देखने को नहीं मिली। सूरत स्प्लिट भी हो गया था 1960 में, वो भी अभी देखेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू एनल पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल इन 1911 टू कर्ब द मीनेस ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। अनलमेंट वॉज रूट्स ऑफ टू मुस्लिम लीडर्स। डिसाइडेड कैपिटल बदल दी 1911 में, ये ध्यान रखना है। कलकत्ता से अब दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। मुस्लिम इससे खुश नहीं थे। एंड 3 इम्पोर्टेंट स्टेट बने, बंगाल, आसाम, उड़ीसा एंड बिहार। तो इस तरह से 2 में नहीं 3 में तोड़ दिया था किसको, बंगाल को। अब सोचो, एक बंगाल बना, एक आसाम बना, एक उड़ीसा एंड बिहार बना। बंगाल फिर दोबारा टूटा जब पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश। तो सोचो उस टाइम का बंगाल कितना बड़ा था, पंजाब कितना बड़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पॉजिटिव क्या रहे कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वुमेन, स्टूडेंट, सब ने। ये एक तरह से शहरी और ग्रामीण हर तरह के लोग ने पार्टिसिपेट किया। किसी ने अपनी कला से, किसी ने साहित्य से, किसी ने विज्ञान से, सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें। किसी ने गाने गाकर, किसी ने चित्रकारी कर हर तरह से क्रिटिसाइज किया। आज का लास्ट टॉपिक है सूरत स्प्लिट। सूरत की टूट कैसे हुई, सूरत टूट। बात है 1907 की। सूरत में सेशन होता है कांग्रेस का। इट वॉज स्प्लिट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैश। ये एक तरह से आइडियोलॉजिकल क्लैश था, मेरी आइडियोलॉजी अलग, दूसरे की अलग, तो भिड़ गए। एक रीज़न ये रहा, आइडियोलॉजिकल क्लैश था। तीसरा, पद के लिए नरम दल कहते थे हमको अध्यक्ष बनाओ, गरम दल कहते थे हमको बनाओ। ठीक है, ये भी चलता था। तो ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंटी पार्टीशन कन्फ्लिक्ट, नरम दल गरम दल के बीच बज गई थी एक तरह से। इस पीरियड में क्या हुआ, बॉयकॉट होने लगा चीज़ों का, मूवमेंट बंगाल से बाहर आया, एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट चाहते थे लोगों का। 1906 में कांग्रेस सेशन, नेहरू जी ने 4 रिजोल्यूशन पास किए। वो क्या थे, काउंटर साइड ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कुड नॉट डेवलप फेथ इन सच रिजोल्यूशन। और बाकी इंपॉर्टेंट इशू क्या थे, दादा भाई नेहरू जी, देखो ये ध्यान रखना है 1906 में, फ्रॉम मॉडरेट्स। अनदर इशू वॉज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर कांग्रेस सेशन फ्रॉम मॉडरेट्स, दैट इज दादा भाई नेहरू जी इन 1906। अब ये बात ध्यान रखना, 1906 में दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। ये लोग चाहते थे, जो गरम दल के थे, गरम दल के चाह रहे थे कि भैया अध्यक्ष हम बनेंगे, आप मांग ठीक से नहीं उठा रहे हो, आपकी वजह से बंगाल का विभाजन हो गया, आप कर क्या रहे हो। तो नरम दल वालों को पता था कि ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको बनाओ हमको बनाओ। अब कहते हैं ना कि लड़ाई हो रही हो, एक ऐसे इंसान को कुर्सी पर बिठा दो कि जिसकी सभी इज्जत करते हों,
दादा भाई नेरोजी वो चेहरा थे जिनकी हर कोई बात मानता था, चाहे नरम दल चाहे गरम दल। तो 1906 में यही हुआ। नरम दल वालों को पता था कि भाई इनकी बात कोई नहीं टालेगा, उन्होंने दादा भाई नेरोजी को अध्यक्ष बना दिया 1906 में। अब सूरत स्प्लिट क्यों हुई? पहला तो यही आइडियोलॉजी में क्लैश था नरम दल और गरम दल वालों का। बात है अक्टूबर 1905 की, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। दिसंबर 1905 बनारस सेशन, ये हमने बताया कि भाई कांग्रेस का विभाजन की बात हो गई। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में इशू चल रहा था, दो इशू थे, एक मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट कि प्रोटेस्ट कैसे किया जाए। दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। जो मॉडरेट थे, नरम दल वाले थे, वो कहते थे कि मूवमेंट बंगाल से बाहर ना जाए और टोटली अपोज टू बॉयकॉट काउंसिल एंड सिमिलर एसोसिएशन, कि यहाँ पर काउंसिल वगैरह का बॉयकॉट। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि पूरे भारत में फैले और यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस, लॉ कोर्ट सब का बहिष्कार करो। तो दोनों की सोच अलग थी। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। प्रेसिडेंशियल पोस्ट, अध्यक्ष पद के लिए क्या मारधाड़ हुई थी। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 1905 में। भाई हमने क्या बोला, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया। इनकी इज्जत थी, सब इज्जत करते थे बनारस में। गरम दल वालों के हाथ कुछ नहीं लगा, वो कहते थे कोई बात नहीं, ये हमारे मईदाता हैं, बड़े लोग हैं, अच्छी बात है। फिर बात आती है 1906 की। नरम दल वालों ने फिर अपना वही पासा फेंका, भीष्म पितामह को बिठा दिया गद्दी पर, यानी दादा भाई नेरोजी को। गरम दल वाले चाहते हुए कुछ नहीं कहा, क्योंकि रेस्पेक्ट थी। दादा भाई नेरोजी एक बड़ा चेहरा थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा ठीक है, दादा भाई नेरोजी ठीक है। दो बार मतलब वो ठंडे बैठ गए। गोपाल कृष्ण गोखले बनाए, ठीक है जी। दादा भाई नेरोजी 1906 में बनाए, ठीक है जी। गरम दल वालों ने बोला रिजोल्यूशन तो हमारा ही पास कर दो जी, अध्यक्ष तो चलो ठीक है। अब रिजोल्यूशन यहाँ पर कलकत्ता सेशन में क्या क्या हुए। द गोल ऑफ आईएनसी वो डिफाइंड एज स्वराज की मांग की गई, जैसे यूके में और उनकी कॉलोनीज में। स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन की बात बोली कि यहाँ स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार करो चीज़ों का। विक्ट्री फॉर एक्सट्रीमिस्ट वे ऑफ एक्शन, यानी हमारे तरीके से प्रोटेस्ट करो, पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट, ये सारी बातें बोली और पूरे भारत में फैलाओ इस आंदोलन को। अब मज़े की बात यह है, 1907 में सूरत में क्या होता है, सेशन होता है, सत्र होता है, सूरत सत्र 1907 में। प्रेसिडेंट की बात आती है, अध्यक्ष की। अब वही गरम दल वाले कह रहे चलो भैया, आपने 1905 में बोला गोपाल कृष्ण गोखले जी बनेंगे, हमने मान ली। फिर 1906 में दादा भाई नेरोजी बनाए, हमने मान ली। फिर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये सत्र नागपुर में हो, क्यों? अब इसलिए बोलते थे कि जो तिलक का होम टाउन है वो सूरत था। अब एक नियम था अध्यक्ष बनने के लिए कि कोई भी होम मतलब जिस राज्य का है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। उन्होंने अब यहाँ पर सूरत में जान पूछ कर कराया। सेशन मर्ज, अब सेशन में क्या हो गया भाई, लड़ाई हो गई। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। किसको? रास बिहारी घोष, नाम याद रखना है। तो यहाँ पर एक तरह से गाली गलौच हुई, जूते तक उछलने लगे, जूते तक बज गए थे आपस में। तो यहाँ पर गाली गलौच, एक दूसरे पर मार धाड़। तो कांग्रेस यहाँ आईएनसी दो पार्ट में टूट गई। आईएनसी वॉज ब्रोकन अप टू 2 पीसेस, दो भाग में। इसी को बोलते हैं सूरत टूट, सूरत की टूट, सूरत स्प्लिट। क्लियर? तो यहाँ हमने 4 बड़ी चीज़ें पढ़ी आज के इस लेक्चर में। पहला, कांग्रेस कैसे बनी, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, स्वदेशी आंदोलन और सूरत की टूट।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मैसिव अटैक किया किस पर? गरम दल वालों पर। भाई आपने जूते क्यों चलाए? हमारे नरम दल वालों पर। यानी नरम दल वाले एक तरह से जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ थोड़ा नरमी बरते। अब गरम दल वालों ने यार अपने सीनियर पर जूता मार रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने इन पर क्या है एक तरह से अटैक किया गरम दल वालों पर। 1907 और 9 में 5 लॉ बनाए। एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी, तिलक को जेल भेज दिया 6 साल के लिए। देखो कैसे ठंडे किए गरम दल वाले। तिलक को कहाँ पर इन्होंने? बर्मा की जेल में, और बर्मा की जेल ऐसी थी बहुत भयंकर, 6 साल के लिए भेज दिया। इसके बाद तो तिलक आए, पता नहीं कैसे ठंडे से पड़ गए थे तिलक। फिर कभी इन्होंने ज़्यादा मांग ही नहीं उठाई, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया बाल गंगाधर तिलक के साथ। तो 6 साल के लिए उनको बर्मा की जेल में भेजा। औरबिंदो और बीसी पाल ये रिटायर हो गए। इन्होंने बोला भैया अब हम राजनीति नहीं करेंगे, पता नहीं उनको भी क्या टॉनिक दिया। और लाला लाजपत राय जी बोले कि अरे बहुत हो गई राजनीति, अब मैं पढ़ूंगा। वो कहाँ चले गए? यूके और यूएस से बाकी पढ़ाई करने के लिए। अब सोचो गरम दल वाले ठंडे पड़ गए। इसलिए कहते हैं कि आप गर्म जोशी में कोई काम मत करो। हम ये नहीं करें कि इनका तरीका गलत था, तरीका दोनों को मिलकर करना था। ना अध्यक्ष बन पाए, जूते चला दिए, झेले क्या? किसी को जेल हुई, तिलक जी को जेल हुई क्योंकि इनको ही अध्यक्ष बनाना था। शायद जूता किसने मारा वो बात वही जाने, गाली किसने दी वही जाने। एक्सट्रीमिस्ट एबल नहीं रहे, अब ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहे। ठीक है, तो मॉडरेट व लेफ्ट, अब बचे कौन? मॉडरेट ही बचे। आफ्टर 1908 नेशनल मूवमेंट चला, एज अ होल डिक्लाइंड फॉर अ टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है बस। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट जरूर करना, और अगली क्लास में हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी मूवमेंट पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।